जी तो गाइस आज हम यहाँ पे अपने इस ट्यूटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह आप डेटा को क्लीन कर सकते हैं और डेटा के ऊपर एडवांस ऑपरेशंस आप किस तरह परफॉर्म करेंगे पांडास को यूज करके। देखिए आपके पास जो भी डेटा सेट होता है चाहे वो किसी भी किस्म का डेटा सेट हो, ठीक है, अगर वो रियल वर्ल्ड का है तो लाजमी बात है उसमें कोई ना कोई मिसिंग वैल्यू जरूर होंगी, ठीक है। और उनको किस तरह हैंडल किया जाता है, इसी तरह उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकते हैं, उसमें इनकरेक्ट डेटा टाइप्स हो सकती हैं, एक्स्ट्रा स्पेसेस हो सकती हैं। ये सारी चीज जो है ये एक डेटा सेट को खराब करती है, ठीक है। मतलब उस डेटा सेट को जब आप मॉडल्स बनाने के लिए या मशीन लर्निंग जो मॉडल्स होते हैं उनको ट्रेन करने के लिए अगर आप यूज करेंगे तो उसमें बहुत सारे मसले आप लोगों के लिए जो है वो पैदा होंगे। तो इसी वजह से जो भी आपके पास डेटा होता है, चाहे वो रियल वर्ल्ड डेटा है, वो कहीं से भी आ रहा है, ठीक है, आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, वो उस कंपनी का ही डेटा क्यों ना हो, तो आपको उसके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए डेटा को पहले क्लीन करना होता है, ठीक है। डेटा को एक बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्म के अंदर आप लोगों ने लेके आना होता है, ठीक है। अब डेटा के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम जो है वो हैंडल करते हैं, वो किस तरह करते हैं सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उनके ऊपर एडवांस ऑपरेशंस आप लोग किस तरह परफॉर्म करेंगे वो भी हम सारी चीजें जो है वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डेटा क्लीनिंग जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। आप देखें पहला क्वेश्चन, डेटा क्लीनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब कि आपके पास डेटा जैसा भी हो आपने एनालिसिस परफॉर्म करना है, बस आप कहेंगे कि हमने एनालिसिस परफॉर्म करना है, हम एनालिसिस परफॉर्म करके बस बात खत्म नहीं। जो आपको एनालिसिस के लिए डेटा दिया गया है पहले तो आपको ये देखना है क्या वो डेटा सेट क्लीन है, मतलब किस तरह क्लीन, उसमें कौन कौन सी चीजें आपको चेक चेक करनी है। सबसे पहली चीज आपको वहां पे मिसिंग वैल्यूज चेक करनी है, डुप्लीकेट्स वैल्यूज चेक करनी है, एक्स्ट्रा स्पेसेस जो कि आपके पास टेक्स्ट डेटा है, ठीक है, अगर आपके पास कोई कॉलम है उसमें आपके पास कोई टेक्स्ट का डेटा है वहां पे आपने एक्स्ट्रा स्पेसेस वगैरह चेक करनी है। फिर आपने जो है वो डेटा टाइप्स चेक करनी है, आपने रॉन्ग फॉर्मेट्स चेक करने हैं, ये सारी चीजें आप चेक करेंगे। और अगर ये सारी चीजें आप हैंडल कर लेते हैं अपने डेटा सेट के अंदर तब जाके आपका डेटा सेट जो है वो एक्यूरेट बनता है। अब ये किस तरह से हम करते हैं वो भी सारी चीजें हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। लेकिन एक बात देखें, हम ये चीजें हैंडल क्यों करते हैं, इसके बगैर हम एनालिसिस क्यों नहीं करते। देखिए आपने आगे चल के मॉडल्स बनाने हैं या आप कोई एनालिसिस कर रहे हैं, अब अगर मॉडल्स के लिए आपको डेटा चाहिए, देखें अगर आप गलत डेटा देंगे, डेटा में कोई चीज मिसिंग होगी, अगर आप डुप्लीकेट्स वैल्यूज वाला डेटा देंगे तो उसमें होगा क्या, उसमें होगा ये कि मॉडल्स जो है वो गलत ट्रेनिंग हासिल करेगा, जब वो गलत ट्रेनिंग हासिल करेगा उसका जो है वो क्या होगा, आंसर्स भी गलत होंगे। इसी वजह से डेटा को एक्यूरेसी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि जो आप मॉडल ट्रेन कर रहे हैं एआई का वो आपको बिल्कुल सही जवाब दे। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं एनालिसिस की, लेकिन जब आप गलत मतलब डुप्लीकेट्स वैल्यू पे या मिसिंग वैल्यूज पे अगर आप एनालिसिस करेंगे तो उसमें आपके पास जो एनालिसिस है वो अच्छा नहीं आएगा, जिसकी वजह से जो आप उसके ऊपर डिसीजंस लेंगे उसकी बिना पे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसी वजह से डेटा क्लीनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके डेटा एनालिसिस में, ठीक है। जब अगर आप डेटा के ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करते हैं तो उससे पहले आपको लाजमी डेटा अपना क्लीन करना होता है, ये ईडीए का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम डेटा सेट के ऊपर ये वाली जो है वो चीजें पहले चेक करते हैं, देन इनको जो है वो ठीक करते हैं। इस लेक्चर में मैंने आप लोगों के लिए मुख्तलिफ किस्म के डेटा सेट्स बना दिए हैं। ये डेटा सेट्स इतने बड़े नहीं है, जस्ट मैंने आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए जो है वो बनाए हैं। यहाँ पे हर एक कंसेप्ट को समझाने के लिए मैंने अलग डेटा सेट बनाया है सीएसवी फाइल के अंदर, ठीक है। आप लोग जो है जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप केगल से डेटा सेट ले सकते हैं या आप कहीं से भी डेटा सेट उठाएं या अपना डेटा सेट आप चैट जीपीटी कहीं से भी आप बनवा सकते हैं, ठीक है। वहां से डेटा सेट बनाएं और उसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है। लेकिन जो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए डेटा सेट बनाया है ये कोई 7-8 डेटा सेट है, इसके हर डेटा सेट के अंदर मैंने सिर्फ 10-10 रिकॉर्ड रखें ताकि मैं आप लोगों को चीजें अच्छे से और आसानी से यहाँ पे जो है वो कंसेप्ट जो है डेटा क्लीनिंग के वो समझा सकूं, सही है। तो यहाँ पे ये डेटा सेट फाइल के अंदर यहाँ पे ये सारे डेटा सेट्स यहाँ पे मौजूद है और ये आपको पता है कि आपको ये कहाँ पे मिलते हैं, ये आपको गेटअप के ऊपर जो डेटा सेट्स फाइल के जो मतलब फोल्डर है वहां पे ये आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पिछले वाले जो डेटा सेट्स है वो आपको मिल जाते हैं। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे कि इनको यूज करते हुए हम किस तरह जो है वो ये सारी चीजें सीखेंगे। सबसे पहले हम पहला जो कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं मतलब इस लेक्चर में वो है हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज। आप मिसिंग वैल्यूज को किस तरह हैंडल कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक डेटा सेट जो है वो यहाँ पे बनाया हुआ है मिसिंग वैल्यूज डॉट सीएसवी। तो सबसे पहले हम इसको जो है वो इंपोर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपनी कोडिंग की फाइल के अंदर, मैं यहाँ पे एक कोड का जो है वो यहाँ पे सेल बनाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इम्पोर्ट पांडास एज पीडी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये लिख लिया। अब अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे इंपोर्ट हो गया पांडा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटा वन इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पीडी डॉट रीड, ठीक है, रीड रीड सीएसवी
CSV के बाद मैं यहाँ पे इसके अंदर अपनी फाइल का जो पाथ है वो मैं यहाँ पे दे दूंगा। तो फाइल का पाथ देने के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे पास जो मिसिंग क्या कहते हैं वैल्यूज वाला जो मेरे पास डेटा सेट है उसका मैं पाथ यहाँ पे कॉपी करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद मैं इसका पाथ जो है वो यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। आप चाहें तो आप पाथ यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पाथ जो है वो पेस्ट कर दिया और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ df1। ठीक है, df1 इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम। ठीक है, ये चीजें हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, तो ये इसमें आई थिंक आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन आ रही है तो आप इस जो पिछले वाले ट्यूटोरियल्स हैं वो आप मस्त देख लें, तब आप जो है यहाँ पे जो ये डेटा क्लीनिंग वाला जो लेक्चर है हमारा इसको फिर आप बाद में देखें। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने इसको डेटा सेट जो हमारे पास डेटा सेट था उसका मैंने यहाँ पे फ्रेम बना लिया, डेटा फ्रेम। और यहाँ पे मैं df1 को एक बार रन करके चेक भी करना चाहता हूँ कि क्या ये मेरे पास सही से लोड हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके आगे ऊपर जो हम इसके ऊपर प्रोसेस जो करने वाले हैं वो सारी चीजें। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ और आप लोग देखें तो मेरे पास जो डेटा सेट जो है वो लोड हो गया है। इसके अंदर मेरे पास दो कॉलम्स हैं, तीन चार कॉलम्स है। मेरे पास एक आईडी का कॉलम है, एक मेरे पास नेम का कॉलम है, एक एज का कॉलम है और एक मेरे पास मार्क्स का कॉलम है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज नजर आ रही है। एज के अंदर आपको यहाँ पे 3 मिसिंग वैल्यूज नजर आ रही है। ठीक है, और ये जो मार्क्स वाला कॉलम है यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर भी जो है वो 2 मिसिंग वैल्यूज जो है वो आपको नजर आ रही है। तो अब हम इसी चीज को देखेंगे कि हम इन वैल्यूज को कैसे हैंडल करेंगे। देखिए अभी यहाँ पे तो मुझे यहाँ पे मेरे पास देखें मेरे पास डेटा है सिर्फ 10 रिकॉर्ड का, लेकिन अगर हम बात करते हैं ना बड़े डेटा सेट्स की जहां पे मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं या थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं, मैंने यहाँ पे डेटा सेट के रिकॉर्ड्स क्यों कम रखे हैं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं और आपको अच्छे से समझ आ जाए इन चीजों की। लेकिन जब आपके पास ज्यादा रिकॉर्ड्स होते हैं तो फिर आपने सबसे पहले तो मिसिंग वैल्यूज चेक करनी है कि डेटा सेट के अंदर कहां कहां पे किस किस कॉलम में कितनी मिसिंग वैल्यूज हैं। तो इसको चेक करने का बहुत ही आसान तरीका होता है। आपके पास कोई भी डेटा सेट है, मेरे पास यहाँ पे df1 है क्योंकि मैंने इसका नाम क्या रखा है df1, तो आपके पास जो है यहाँ पे कोई भी डेटा सेट हो चाहे वो कितना भी बड़ा हो, अगर आपने उसके किसी भी कॉलम के अंदर या किसी कहीं पर भी उसके कोई मिसिंग वैल्यूज है अगर आपने चेक करनी है तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे उस डेटा फ्रेम का नाम। ठीक है, मैंने लिखा df1 डॉट इज नल। नल लिखने के बाद आपने ब्रैकेट्स लगानी है एंड डॉट सम। ये चेक क्या करेगा, अब ये यहाँ पे क्या करेगा, ये df1 के अंदर जहां जहां पे नल वैल्यूज हैं उनको काउंट करके मतलब चेक करके और उनका सम हमें जो है वो यहाँ पे दे देगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये लिख लिया। अब मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ तो आप यहाँ पे देखें ये मुझे कहता है कि आपके कॉलम मतलब आपका जो डेटा सेट है उसके अंदर जो है यहाँ पे 4 कॉलम है और 4 कॉलम में से जो एज वाला कॉलम है इसके अंदर 3 मिसिंग वैल्यूज है और जो मार्क्स वाला कॉलम है इसके अंदर 2 मिसिंग वैल्यूज है। ठीक है, अब बात करते हैं मिसिंग वैल्यूज तो हमने पता लगा लिया, अब इनको हैंडल कैसे करते हैं। देखिए मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करने के बहुत से तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि जो भी आपके पास मिसिंग वैल्यूज उनको आप डिलीट कर दें, उन रोज को आप क्या कर दें, डिलीट कर दें। लेकिन कब और कैसे उन रोज को डिलीट करना है ये भी मैं बताऊंगा। अब कब आपने उन रोज को डिलीट करना है और कब आपने उन रोज को डिलीट नहीं करना बल्कि उनको किसी और तरीके से हैंडल करना है, सबसे पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर आपके पास एक फर्ज करें 100 बंदों का डेटा है, अब 100 बंदों में से 50 बंदों को अगर डेटा मिसिंग है तो आप 50 बंदे को तो डेटा डिलीट नहीं कर सकते ना, उससे फिर आपका जो एनालिसिस वाला डेटा होगा वो कम हो जाएगा, तो आपने फिर उनको हैंडल करना होगा। लेकिन हाँ 100 में से कोई 1-2 लाइंस मिसिंग है तो फिर खैर है आप 1-2 बंदों को डेटा डिलीट करके बाकी 98 के ऊपर भी अच्छा एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, 98 के ऊपर भी आपका मॉडल अच्छे से ट्रेन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास 20% से ज्यादा या 10% से भी ज्यादा अगर मिसिंग डेटा है तो आपने उसको डिलीट नहीं करना। आपने क्या करना है, उसको अच्छे तरीके के साथ जो है वो आपने हैंडल करना है। अब यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास अगर आप यहां पे देखें टोटल 10 लाइंस का मेरे पास डेटा है, उसमें से 5 लाइंस तो मेरी मिसिंग है, 5 वैल्यूज तो मेरी मिसिंग है। अगर मैं डिलीट करता हूं तो मेरा 50% डेटा क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो मेरा मॉडल अच्छे से ट्रेन नहीं होगा। जो मैं एक्यूरेट डिसीजन करना चाहता हूं पूरे डेटा के ऊपर मैं वो नहीं परफॉर्म कर पाऊंगा, मतलब अच्छे से एनालिसिस परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। तो जब आपके पास मिसिंग वैल्यूज ज्यादा हो तो तब आपने उनको डिलीट नहीं करना। ठीक है, हाँ लेकिन 1-2 हो तो उनको डिलीट कैसे करना है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। हाँ, अगर आप लोगों ने वैल्यूज डिलीट करनी है मिसिंग वैल्यूज, ठीक है, सिर्फ तरीकाकार बता रहा हूं। अगर ज्यादा डेटा हो तो डिलीट नहीं करना। अगर 1-2 लाइंस मतलब अगर 1000 लाइन है तो 1000 लाइन में से अगर 5-6 लाइंस मिसिंग है तो फिर इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 1000 लाइन में से अगर 100 लाइंस मिसिंग है या उसमें से 50 लाइंस मिसिंग है तो तब आपके डेटा के ऊपर फर्क पड़ता है और अच्छा खासा फर्क पड़ता है। मतलब जो आप एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं तो फुल एक्यूरेट नहीं होता। ठीक है, तो ये चीजें आपने अपने माइंड में बहुत अच्छे से बिठा लेनी है कि जब आपकी मिसिंग वैल्यूज कम हो तब आप उनको रिमूव करके आगे मूव ऑन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके डेटा सेट के अंदर मिसिंग वैल्यूज ज्यादा है तो कोशिश करें कि आप उनको हैंडल करें ना कि उनको डिलीट करें। सही है, डिलीट करने का तरीका बताता हूं। फर्ज करें कि अगर यहां पे आप देखें तो मेरे पास df1 के अंदर कितनी मिसिंग वैल्यूज हैं,
टोटल 3 और 2 5 वैल्यूज मिसिंग है, ठीक है। तो अगर मैं अब इसमें से वैल्यूज जो है वो डिलीट करना चाहता हूं, तो मैं यहां पे लिखता हूं एक्यूरेट, ठीक है, df1, ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं कि df1 के एक्यूरेट फॉर्म, ठीक है, इज इक्वल टू df1 डॉट ड्रॉपना, और यहां पे मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अब ये ड्रॉपना क्या करेगा, जो भी आपके पास मिसिंग वैल्यूज हैं उनको डिलीट कर देगा, मतलब वो पूरी की पूरी लाइंस आपके पास जो है वो यहाँ पे ये डिलीट कर देगा। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको रन करता हूं और यहाँ पे आपको दिखाता हूं echo डॉट df1, और यहाँ पे बस इसको ऐसे लिख देता हूं। जैसे मैं यहाँ पे रन करूंगा तो आप देखें मेरे पास जो रिकॉर्ड था उसमें से 5 वैल्यूज जो है वो यहाँ पे डिलीट कर देंगी। अब मेरे पास मतलब क्या है कि मेरा 50% डेटा यहाँ पे मेरे पास डिलीट हो गया है। समझ में आई आपको बात को? अगर यहाँ पे आप देखें ना, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं, यहाँ पे लिख लेता हूं df1 डॉट शेप, अगर आप लिखें ना शेप, शेप से क्या होता है आप लोगों को पता है? शेप से क्या होता है? शेप से आप लोगों के पास उस डेटा सेट की रोज और कॉलम आ जाते हैं। तो मेरे पास df1 की जो शेप है उसमें 10 रोज थी और 4 मेरे पास उसमें कॉलम थे। लेकिन वहीं पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं, ठीक है, इसको, तो मैं अगर यहाँ पे चेक करता हूं कि इसमें अब मेरे पास कितनी वैल्यूज और कितनी रोज और कितने कॉलम रह गए, तो ये कहता है कि अब 5 रोज और 4 कॉलम रह गए। तो आप सोचें कि मेरा 50% डेटा जो है वो रोज को, मिसिंग वैल्यूज को डिलीट करने में चला गया। तो ऐसा आप लोगों ने नहीं करना। आप लोगों ने अपने डेटा सेट की परसेंटेज के हिसाब से देखें, जो आप लोगों के लिए फायदा है आप लोग उसको जो है वो सेट करें, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ आपको तरीकेकार बताया कि किस तरह, अगर आपके पास कुछ इक्का दुक्का लाइंस हैं तो वो आपने किस तरह जो है वो डिलीट करनी है, ठीक है। इक्का दुक्का का मतलब होता है 1 या 2 लाइन, ठीक है, या इससे थोड़ा सा ज्यादा, मतलब आपके डेटा अगर 5% वो हो रहा है तो खैर आप उसको जो है अगर आप सेट करने में उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप उसको क्या करें, ड्रॉप कर दें। हाँ, बेहतर तब भी यही है कि आप उनको अच्छे से हैंडल कर लें, जो मिसिंग वैल्यूज हैं बेहतर तब भी यही है कि आप उनको अच्छे से हैंडल कर लें। लेकिन अगर वो आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है और आपने जल्दी से जो है वो एनालिसिस परफॉर्म करना है, तो सिर्फ 5% डेटा जो है वो मिसिंग है, देन आप उसको खैर डिलीट कर लें, आप बाकी के ऊपर जो है वो एनालिसिस अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया ये, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको तरीकेकार बताया। अच्छा, आपने अगर क्या करना है, उन वैल्यूज को, अगर उस कॉलम्स को आप डिलीट करना चाहते हैं, जहां जहां पे, ये तो रोज की बात हो गई ना, हम मोस्टली रोज को ही रिमूव करते हैं, कॉलम्स को रिमूव नहीं करते, क्योंकि कॉलम्स में पूरे के पूरे कॉलम्स चले जाते हैं, पूरे के पूरे कॉलम्स आपके पास डिलीट हो जाते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपने करना तो आप कैसे करेंगे, यहां पे आपने लिखना है एक्सेस 1। एक्सेस 1 का मतलब होता है कि कॉलम्स डिलीट करो। एक्सेस 0 जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, इसका मतलब होता है रोज डिलीट करो, और इसका मतलब होता है कॉलम डिलीट करो। एक्सेस 0 हम इसलिए नहीं लिखते क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट है, लेकिन एक्सेस 1 अगर आप लिखेंगे तो वो कॉलम्स डिलीट जो है वो हो जाते हैं। कैसे, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं ना, पहले मैं इस चीज को यहाँ पे कमेंट आउट करता हूँ और इस चीज को मैं यहाँ पे रन करता हूँ। तो अब आप देखें मेरे पास सिर्फ 2 कॉलम्स आ रहे हैं, मेरे पास पूरे एज और मार्क्स का कॉलम ही रिमूव हो गया। हद तक कि जो मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट डेटा था, जो कि मेरे पास न्यूमेरिक डेटा था, जिसके ऊपर मैंने एनालिसिस करना था स्टूडेंट के मार्क्स, मेरे पास वो पूरा का पूरा कॉलम डिलीट हो गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 2 मिसिंग वैल्यूज थे, सिर्फ 2 मिसिंग वैल्यूज पे मेरा पूरा कॉलम चला गया। तो आपने कॉलम्स को कभी भी जो है वो डिलीट नहीं करना, बल्कि आप हमेशा जब भी अगर आप रिकॉर्ड्स डिलीट करते भी हैं तो कोशिश करें कि मार्क्स के जो रोज के हिसाब से जो है वो आप क्या करें, डिलीट करें, सही है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको बताना था। अगर यहाँ पे आप शेप चेक करते हैं ना, तो यहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या हुआ है। अब मेरे पास सिर्फ 2 कॉलम रह गए, बाकी रोज मेरे पास 10 की 10 है, ठीक है, क्योंकि नेम और आईडी में तो कोई वैल्यूज मिसिंग नहीं थी ना, इस वजह से, सही है। तो यहाँ पे मैं अभी इसको क्या करता हूँ, दोबारा से जो है, हाँ बस ठीक है, मेरे पास df1 में है, जस्ट मैंने यहाँ पे आप लोगों को ये समझा दिया। अच्छा, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आपने फिल करनी है वैल्यूज, क्या करनी है, फिल करनी है। अब फिल में आप लोग क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ पे अभी जो है वो क्या कर लेता हूँ, कुछ भी नहीं करता, जस्ट ठीक है, इसको मैं ऐसे के रहना देता हूँ। अब मैं यहाँ पे दोबारा से करता हूँ एक्यूरेट df1 2, ठीक है, मतलब df1 का जो है एक्यूरेट का उसका सेकंड आगे हम यहाँ पे पार्ट जो है वो डिस्कस करना है, जिसमें हम वैल्यूज फिल करेंगे। अब अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले देख लें कि df1 के अंदर कितनी वैल्यूज मिसिंग है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो df1 के अंदर हमारे पास एज में यहाँ पे वैल्यू मिसिंग है, यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। तो आप इनको वैल्यूज को फिल कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक नंबर के हिसाब से। अगर आप पूरे डेटा के अंदर जहां जहां पे आप कहते हैं कि वैल्यूज मिसिंग है वहां पे 0 आ जाए, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे df1 डॉट फिल ना, और जहां पे आप क्या कर देंगे, 0 लिख दें। क्या लिख दें, 0। तो यहाँ पे जैसे मैं रन करता हूं तो आप देखें जहां जहां पे मेरे पास वैल्यूज मिसिंग थी, देखें यहाँ पे एज के अंदर मेरे पास वैल्यूज मिसिंग थी, वहां पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। इसी तरह अगर आप यहाँ पे बात करते हैं मार्क्स की, तो यहाँ पे मेरे पास 0 आ गया और यहाँ पे मेरे पास जो है वो 0 आ गया, ठीक है। तो इस तरह आप वैल्यूज फिल भी कर सकते हैं बगैर डिलीट के। अब देखें
वैल्यूज किस तरह आपने फिल करनी है। सबसे पहले तो आप देखें ना, आपके पास जो भी कॉलम है, आप देखें स्टूडेंट्स की नॉर्मली एज यहाँ पे इस कॉलम में कितनी नजर आ रही है आपको, ज्यादातर 20, 21, 22 या 23, मतलब 20 से 23 के दरमियान आपको एज नजर आ रही है। तो आपको एक वैल्यू सिलेक्ट करके उस एज को यहाँ पे फिल कर ले। कैसे, अगर मैं यहाँ पे फिल करता हूँ DF1, ठीक है, अगर आप सब के अंदर लिखेंगे ना, अगर आप सिर्फ DF1 डॉट फिल ना करेंगे तो वो वैल्यू जहां जहां पे मिसिंग है सब उस हर एक कॉलम के अंदर वो जीरो हो जाएगी। आप देखें, आप मार्क्स के अंदर तो आपने जीरो फिल नहीं करना था, आप एज के अंदर फिल करना चाहते तो आप यहाँ पे क्या करें, आप स्पेसिफिक कॉलम के अंदर भी ये फिल अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ ना एज, ठीक है, एज मैंने लिखा और मैं कहता हूं कि एज आपने 20 फिल करना है, जिस जिस स्टूडेंट की एज मिसिंग है वहां पे आप 20 फिल कर दो। तो यहाँ पे मैं रन करता हूं तो यहाँ पे अभी मिसिंग नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब जहां जहां पे मिसिंग थी ना वहां पे उसने क्या फिल कर दिया, 20। अब यहाँ पे उसने 20 फिल किया, यहाँ पे 20 फिल किया और यहाँ पे 20 फिल कर दिया, ठीक है। ये वैल्यूज मेरे पास मिसिंग थी। अगर वहीं पे मैं बात कर लेता हूँ ना मार्क्स का, अगर मैं सिर्फ आपको पहले मार्क्स दिखा दूं, ठीक है, मैं इसको रहने देता हूँ, कंट्रोल D करता हूँ और इसमें मैं यहाँ पे ये चीज हटा लेता हूँ और यहाँ पे सिर्फ मार्क्स जो है वो चेक करता हूँ, मार्क्स, ठीक है। और मैं यहाँ पे रन करता हूँ, आप देखिए मेरे पास मार्क्स जो है वो नॉर्मल स्टूडेंट के 85, 90, 86, 70, यहाँ पे इस तरह के मेरे पास मार्क्स आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ये देख सकता हूँ कि मतलब यहाँ पे इस क्लास के जितने भी यहाँ पे ये स्टूडेंट्स हैं, इनके एवरेज मार्क्स जो है वो लगभग 85 या 80 तक है। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे इनको 80 मार्क्स दे दो, ठीक है, ताकि मेरा एनालिसिस जो है वो अच्छे से परफॉर्म हो। तो मैं कहता हूँ डॉट फिल ना, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्या, 80। जैसे मैं यहाँ पे 80 लिखूंगा ना और इसको रन करूंगा तो आप देखें यहाँ पे इसका मार्क्स मिसिंग था, यहाँ पे इसके 80 आ गए और यहाँ पे इसके भी यहाँ पे मेरे पास 80 आ गए। तो आप इस तरह अलग अलग कॉलम पे भी आप फिल ना को अप्लाई करके वहां पे स्पेसिफिक वैल्यूज जो है वो आप सेट कर सकते हैं जहां जहां पे वैल्यूज मिसिंग है। अब यहाँ पे एक और काम, अब ये तरीकाकार इतना प्रोफेशनल नहीं है जो अभी मैंने इंप्लीमेंट किया, ये तरीकाकार इतना प्रोफेशनल नहीं है। एक तरीकाकार हमारे पास और है, वो मेरे पास क्या है कि आप उस कॉलम की वैल्यूज का निकालें एवरेज, और वो जो एवरेज आती है वो आप फिल करें वहां पे जहां पे वैल्यूज क्या है मिसिंग है। मतलब क्या है इसका, देखिए आपके पास ना अब एज है, अब आपके पास यहाँ पे फर्ज करें 50 स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं। अब 50 स्टूडेंट जो आपके पास बैठे हैं, तो अगर आप उस 50 स्टूडेंट की मतलब यहाँ पे एज देखते हैं तो आप कहते हैं कि यार मैंने सबकी एज की एवरेज निकाली है, सबकी एज जो है वो लगभग 20 के करीब जो है वो एवरेज इनकी बन रही है। तो आप कहेंगे कि ये जो 3 नए स्टूडेंट आए हैं तो इनकी एज भी लगभग जो है 20 या 20 के आसपास हो गई। तो हम ऐसे कह सकते हैं ना, तो इससे हमारा डेटा के ऊपर इतना ज्यादा असर, मतलब जो हम एनालिसिस करेंगे उसके ऊपर इतना असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि बाकी क्लास में जो 50 स्टूडेंट है वो भी लगभग 20 के, या किसी की 21 है या किसी की 20 है या किसी की 22 है, तो इतना फर्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बाकी स्टूडेंट जो बैठे हैं वो 20 के और एक स्टूडेंट आया जो 50 साल को, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि जो भी वो क्लास होगी उसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स अपने एक दूसरे के हम उम्र होते हैं। तो इस तरह के आपने क्वेश्चन सोचने हैं अपने माइंड के ऊपर, देन आपने उनको लॉजिकली जो है वो क्या करना है, अपने डेटा सेट के ऊपर फिर उनको इंप्लीमेंट करना है, सही है। तो अब अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स की एज का एवरेज निकाल के वो फिल कर दूं वहां पे, तो फिर कैसा रहेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं दोबारा। अच्छा, ये जो मैंने फिल की ना, यहाँ पे अभी मैंने सेव नहीं की उस डेटा फ्रेम के अंदर, मैं जस्ट यहाँ पे आपको वो चीजें फिल करके और चेक कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे सेव तब होते हैं जब मैं ऐसे लिख दूं DF1, यहाँ पे मैं लिखूं एज, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद, ऐसे। अगर मैंने ऐसे कर लिया ना तो फिर मेरे DF1 के जो एज वाला कॉलम है उसके अंदर वहां पे वैल्यूज फिक्स हो जाएंगी, मतलब वहां पे परमानेंट जो है वो वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ पे जस्ट मैं सिर्फ इंप्लीमेंट करके चेक कर रहा था, अभी मैं यहाँ पे इक्वल नहीं किया। इक्वल करने से क्या होता है, वैल्यूज असाइन हो जाते हैं, जो कि हमने पाइथन के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक है। आप a इज इक्वल टू 20 लिख देना तो वो 20 वैल्यू जो है वो a को असाइन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अभी मैंने वैल्यूज असाइन नहीं किया, जस्ट मैंने यहाँ पे आपको चेक कराया। आप करें, आप चाहें तो इस तरह आप जो है वो असाइन भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, पहले मैं यहाँ पे आपको DF1 दिखा देता हूँ अभी। तो DF1 के अंदर अगर आप देखें तो स्टूडेंट की अभी भी एज जो है वो यहाँ पे मिसिंग है। क्यों? क्योंकि मैंने उनको अभी तक सेट किया ही नहीं है, मैं सिर्फ वहां पे चेक कर रहा था कि आप किस तरह जो है वैल्यूज को फिल कर सकते हैं। अब अगर मैं कहता हूं कि जो भी एवरेज है एज के हिसाब से वो क्या हो, यहाँ पे फिल हो जाए, तो कैसे करूंगा? यहाँ पे आपने देखें, मैं यहाँ पे अगर यहीं पे आपको बता दूं, मैं लिखता हूं DF1, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखूंगा, एज। एज लिखने के बाद DF1 यहां पे लिखूंगा एज, ठीक है, एज डॉट फिलना। फिलना लिखने के बाद मैं कहता हूं कि DF1 का क्या निकालो, एज वाले कॉलम का क्या निकालो, सॉरी, एज वाले कॉलम का निकालो मीन, और जो भी मेरे पास मीन निकलेगा
अब देखिए मीन में क्या होता है, मीन में आपके पास एवरेज निकलती है, तो जो भी एवरेज वैल्यू होगी वो यहाँ पे मेरे पास कैलकुलेट होके आ जाएगी। अब यहाँ पे 20 आता है, 21 आता है, 19 आता है, जो भी आता है वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी और फिल ना क्या कर देगा, उसको एज के कॉलम, एज वाले जो कॉलम है उसमें जहां जहां मिसिंग वैल्यूज उसको फिल कर देगा। फिल करने के बाद वो उसको एज वाले कॉलम के अंदर असाइन कर देगा और वो परमानेंट जो है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ ना, तो यहाँ पे ये मेरे पास हो गया। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको DF1 करके दिखाता हूँ ना, अब तो अब अगर आप देखें तो वो कहते हैं कि लगभग जो एवरेज निकली है वो है 21.2 एंड समथिंग। ठीक है, ऐसे वो आगे उसमें आ रही है, पॉइंट्स में आ रही है। तो अब ये एक चीज आपने और भी अपने माइंड में रखनी है, तो इसका आप क्या करें, आप पहले यहाँ पे अपने कॉलम को इंटीजर में सेट कर लें। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे कि आप किस तरह जो है वो कॉलम्स को डेटा टाइप उस तरह किसकी चेंज कर सकते हैं, वो सारी चीजें। फिलहाल जो इसकी एवरेज आ रही थी वो क्या थी, 21 एज आ रही है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से बाकी मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं जिसकी वैल्यू मिसिंग है वो लगभग 21 एज के हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे फेल हो गए। अब यहाँ पे मार्क्स वाला जो है वो रहता है। इसी तरह इस चीज को यूज करते हुए मार्क्स वाले की मिसिंग वैल्यूज आप लोगों ने फिल करनी है। ये आप लोगों के यहाँ पे एक असाइनमेंट हो गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, डुप्लीकेट्स रोज को रिमूव करना। अब देखें आपके पास जो डेटा है उसमें डुप्लीकेट रोज हो सकती हैं। अब देखें एक चीज जब बार बार आ रही है तो आपका मॉडल समझता है कि ये चीज मतलब इस तरह है और वो गलत एनालिसिस आपको दे सकता है या वो गलत आंसर आपको दे सकता है। अब देखें फर्ज करें एक आंसर है जो कि गलत है, लेकिन हर स्टूडेंट ने उसी को याद किया हुआ है, तो लाजमी बात तो नहीं है कि वो आंसर जब आप मॉडल को दें तो वो ठीक हो, वो भी तो गलत हो सकता है ना। आपने अक्सर देखा होगा चैट जीपीटी, क्लाउड या जो भी आप लोग एआई टूल यूज करते हैं वहां पे नीचे लिखा होता है कि चैट जीपीटी जो है वो गलतियां कर सकता है। क्यों गलतियां कर सकता है, शायद जो उसके पास जो इस पे वो डेटा पे ट्रेन किया गया है वो फुली एक्यूरेट ना हो। ठीक है, एक्यूरेट हो तो लेकिन इतना एक्यूरेट नहीं है कि वो बिल्कुल सही जवाब दे, तो गलतियां हो सकती हैं ऐसे। तो वो किस तरह, इसमें कभी कभी कोई डुप्लीकेट रोज रह जाते होंगे, कहीं पे कोई मिसिंग चीज रह जाती होगी, इस तरह जो है वो आंसर जो है वो गलत फिर इस वजह से देता है। तो अब अगर वो डुप्लीकेट्स आपके डेटा सेट के अंदर वैल्यूज हैं तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आगे एनालिसिस करने से पहले या मॉडल्स को ट्रेन करने से पहले आपने उन डुप्लीकेट्स वैल्यूज को आपने मस्ट रिमूव करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक डेटा सेट बनाया है duplicates.csv का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कोड के ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले इस डेटा सेट को यहाँ पे रीड करा लूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटा 2 इज इक्वल टू pd डॉट रीड CSV, और यहां पे मैं क्या करूंगा, उस फाइल का यहां पे मैं पाथ जो है वो कॉपी करके दे दूंगा। अब अगर मैं यहां पे आऊं तो मेरे पास duplicates.csv ये रही, इसके ऊपर क्लिक करता हूं, कॉपी पाथ करता हूं। ठीक है, पाथ किया और यहां पे मैं पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, ये मैंने पेस्ट किया और अब मैं यहां पे क्या करता हूं, df2 इज इक्वल टू, यहां पे मैं लिख देता हूं pd डॉट डेटा फ्रेम, और इसके अंदर मैं यहां पे डेटा, सॉरी मैं यहां पे लिख दूंगा डेटा 2। ठीक है, और अब अगर मैं यहां पे देखूं तो मैं लिखता हूं df2 और यहां पे मैं इसको रन कर लेता हूं। अब मेरे पास अगर आप देखें तो एक बार उस्मान यहां पे है जिसकी आईडी 3 है और एक बार उस्मान यहां पे है जिसकी आईडी 3 है, तो मेरे पास ये वैल्यू जो है वो मेरे पास मिसिंग हो रही है। ठीक है, बाकी मेरे पास डेटा जो है वो ठीक है। तो अब सबसे पहले आपने क्या करना है, मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करने के लिए आपने चेक करना है कि मिसिंग वैल्यूज आपके डेटा सेट के अंदर हैं कितनी। आप देखिए मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे, यहाँ पे तो मैंने 10 रिकॉर्ड्स का एक डेटा सेट लिया है सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन जो मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे या आपके पास कोई ऐसा डेटा है जिसमें बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स है, तो उसमें पहले तो आपको चेक करें कि डुप्लीकेट्स वैल्यूज हैं कितनी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उनको यहाँ पे सम करके आप सिर्फ एक बार चेक कर लें। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, अगर मैं लिख लूं कॉपी पेस्ट करने के बजाय df डॉट डुप्लीकेटेड, ठीक है, डुप्लीकेटेड, ठीक है, ये मेरे पास पहला फंक्शन जो है वो मेरे पास आ चुका है, ये वाला डुप्लीकेटेड डॉट सम। ठीक है, डॉट सम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास डेटा सेट में कितनी वैल्यूज मिसिंग है। अच्छा, वो कहता है कि यहाँ पे डॉट सम, एक मिनट, डुप्लीकेटेड डॉट सम, चेक डुप्लीकेट्स, और मैंने यहाँ पे चेक किया df2, मेरे पास df2 के अंदर डेटा है, बिल्कुल है, और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ तो वो कहता है कि आईडी के अंदर आपके पास डुप्लीकेट्स वैल्यूज हैं। एक मेरे पास ये है, ये 3 वाली, और एक ये मेरे पास सारा वाली भी डुप्लीकेट है। ठीक है, ये 2 हो गई, और अगर यहाँ पे आप देखें तो मेरे पास ये आयशा वाली। ठीक है, तो टोटल वो कहते हैं कि 3 वैल्यूज डुप्लीकेट है, तो बिल्कुल उसने सही बताया, टोटल 3 वैल्यूज यहाँ पे डुप्लीकेट हो रही हैं।
ये आयशा वाली, सारा वाली और यहाँ पे उस्मान वाली, ठीक है। तो यहाँ पे 3 वैल्यूज जो है वो मतलब 3 रोज मेरे पास डुप्लीकेट हो रही है पूरी। तो यहाँ पे उसने मुझे इसी तरह चेक करके बता दिया कि आपके पास कितनी वैल्यूज डुप्लीकेट हो रही है, 3। तो यहाँ पे अब हम करेंगे क्या, अब हमने ये करना है कि इनको रिमूव करना है। तो रिमूव करना बहुत आसान है, आपने सिर्फ क्या लिखना है, df डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स। जैसे ही आप मतलब अपना डेटा सेट का जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पे लिखेंगे df2 डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स, और बस सिर्फ इतना करना है आपने। और आपके पास जितनी डुप्लीकेट्स वैल्यूज हैं वो आपके पास चली जाएंगी, सिर्फ आपके पास एक्यूरेट वैल्यूज है वो रह जाएंगे। अब आप यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 फुली जो एक्यूरेट वैल्यूज है वो आपके पास रह गई हैं। बाकी जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज थी, जैसे कि 2 वाला जो है 2 बार आ रहा था, 3 वाला 2 बार आ रहा था और 4 वाला 2 बार आ रहा था, तो वो अब आपके पास नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, आपका डेटा अब क्या हो गया है, फुली क्लीन हो गया है। जो ये मेरे पास 10 रिकॉर्ड का डेटा सेट था। लेकिन पहले आपने क्या करना है, जो आपका मेन बड़ा, जब आप बड़ा एनालिसिस करेंगे तो आप क्या करेंगे, जो भी आप डेटा सेट आपके पास है, सबसे पहले आप मिसिंग वैल्यूज चेक करेंगे, उनको हैंडल करेंगे। उनको हैंडल करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, फिर आपने डुप्लीकेट्स को चेक करना है। जो भी डुप्लीकेट्स हैं देन आप उसको डिलीट कर दें। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं कि फिर हमें क्या करना है, ठीक है। अब हमने 2 चीजें यहाँ पे देख ली। अच्छा, रीनेम कॉलम्स, कॉलम्स को रीनेम करना। अब इस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपके पास जो कॉलम के नेम होते हैं ना वो इतने अच्छे नहीं होते कभी-कभी रियल डेटा सेट्स में। कॉलम का डेटा कुछ और कह रहा होता है, कॉलम का नेम कुछ और कह रहा होता है। तो आपने अपने कॉलम्स के नेम्स को सेट कर लेना। जो आपको लगे ना कि ये कॉलम का नेम सही नहीं है, इसको ऐसा होना चाहिए ताकि हर किसी को समझ आ सके, तो देन आप उसको रीनेम कर ले। और रीनेम भी आप पांडास के थ्रू कर सकते हो, बहुत ज्यादा सिंपल है। तो मेरे पास यहाँ पे एक डेटा सेट है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटा 3 इज इक्वल टू pd डॉट रीड csv, ठीक है। और यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स लगाता हूँ, डबल कोट्स लगा दी। अब यहाँ पे मैं चेक करूंगा, मेरे पास रीनेम कॉलम्स डॉट csv का एक मैंने यहाँ पे डेटा सेट जो है वो बनाया हुआ है, और इसके ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे कि आप किस तरह जो है कॉलम्स को रीनेम कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हर एक का जो है वो, अच्छा यहाँ पे आ रहा है तो मैं यहाँ पे डबल डैश दे देता हूँ जिससे मेरे पास ये मसला नहीं आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे मैं इसको रन करता हूँ, df3, अच्छा ये एस्केप सीक्वेंस है ना। अगर मुझे यहाँ पे कहीं पे मेरा आर आ रहा है ना, तो ये आर जो है ये बेसिकली आपके पास एस्केप सीक्वेंस में आता है ना, ये लाइंस को खत्म करने में आता है, ठीक है। तो तब आपने यहाँ पे देखें, अगर मैंने सिंगल बैक स्लैश आर लगाया तो वो आ गया, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे डबल स्लैश लगा दिया। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे सिंगल स्लैश वो काउंट करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ df3 इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा 3 लिख दिया। और यहाँ पे इसको मैं एक बार रन करके चेक कर लेता हूँ ये मेरे पास सही से काम करते हैं कि नहीं, ठीक है। अब ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास कॉलम के नेम आप देखिए, std id, std name, std marks, std city। अब ये मुख्तलिफ किस्म के कॉलम्स है और उसके मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे नाम्स है। अब यहाँ पे चलो एक प्रोग्रामर या जो भी है उसको तो यहाँ पे पता चलता है कि यार हम नॉर्मली std स्टूडेंट्स को बोलते हैं, ठीक है, उसका शॉर्ट फॉर्म हम std लिखते हैं। लेकिन कोई एक ऐसा बंदा जिसको इसके बारे में नहीं पता, तो वो अगर आपके डेटा सेट को देखेगा तो उसको ये चीज समझ में नहीं आएगी। तो मोस्टली अगर आप चाहते हैं कि आपका डेटा सेट हर किसी को समझ में, तो आप प्रॉपर नेम देना, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट मार्क्स, इस तरह। तो आप इनको रीनेम कर लें, बहुत ज्यादा सिंपल है। किस तरह रीनेम करना है, यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है रीनेम का, आपने वो लिखना है। देन उसके बाद आपने कॉलम्स का एक उसमें एट्रीब्यूट है, आपने वो लगाना है। उसके बाद आपने ओल्ड नेम देना है, देन आपने न्यू नेम देना है, और इन प्लेस आपने ट्रू कर देना है। मतलब कि उसी फाइल के अंदर, मतलब उसी डेटा सेट के अंदर आपने क्या कर देनी है, चेंजिंग कर देनी है। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है। हाँ, अगर आप एक से ज्यादा कॉलम के अंदर करना चाहते हैं तो आप डिक्शनरी को यहाँ पे इस तरह आप लिखते हैं, ठीक है। ये डिक्शनरी है ना, ये अगर आप देखें तो ये मैं एक डिक्शनरी पास कर रहा हूँ। तो डिक्शनरी को वैल्यूज अगर आपको पता है एक से ज्यादा देनी है तो आप किस तरह दे सकते हैं। तो मैं अब यहाँ पे चेंज करता हूँ, मैं लिखता हूं df3 डॉट रीनेम। रीनेम करने के बाद यहां पे मैं क्या लिखूंगा, कॉलम के एट्रीब्यूट, और इसके बाद मैं इसको डिक्शनरी दूंगा। अब मैं यहां पे चेंज करता हूं, फिलहाल फर्ज करें इसका स्टूडेंट नेम का, तो मैं यहां पे लिखता हूं std, ठीक है, नेम, और ऐसे करके अब मैं यहां पे, ये हो गया ना। इस कॉलम नेम को आप एग्जैक्ट कॉपी कर ले वो और भी बेहतर है। मैंने इस कॉलम नेम को एग्जैक्ट कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, उससे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो नहीं होती। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इसको किस में लिख दो, इसको कर दो स्टूडेंट नेम के अंदर, और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, इन प्लेस ट्रू। सही है। तो ये मैंने यहाँ पे किया। अब जैसे मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ ना,
तो ये मेरे पास हो गया। और अगर अब मैं आप df3 चेक करूं तो आप देखें जो एसटीडी नेम था उसमें क्या आ गया, मेरे पास स्टूडेंट नेम लेके आ गया। तो अब आपके यहाँ पे एक और असाइनमेंट हो गई, बाकी जितने कॉलम्स के नेम है आपने इसको जो है वो क्या करना है, ठीक करना है। और यहाँ पे आपने के असाइनमेंट में आपने करना कैसे है, आप पहले एक बार तो जिस तरह मैंने किया ना, यहाँ पे एक बार लिख के मतलब एक कॉलम को एट अ टाइम मैंने चेंज किया। तो आपने एक तो ये करना है, एसटीडी को एक बार करना है, और बाकी जो जो ये एसटीडी मार्क्स हो गया और एसटीडी सिटी मतलब स्टूडेंट मार्क्स और स्टूडेंट सिटी, तो बाकी आपने वो जो डिक्शनरी के अंदर दो वैल्यूज देने वाला जो तरीकाकार है वो आपने करना है, मतलब एट अ टाइम दोनों कॉलम्स जितने भी कॉलम्स एट अ टाइम आप उनको एक साथ चेंज कर सके। ठीक है, तो ये आपके असाइनमेंट है, इसको आपने परफॉर्म करना है, थोड़ा बहुत आपने इसके ऊपर सोचना है, देन आपने इसको लिखना है और इसके ऊपर ये असाइनमेंट आप लोगों ने कंप्लीट करनी है। इससे होगा क्या कि आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। आप सिर्फ लेक्चर देखते रहेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आप जैसे-जैसे लेक्चर को मतलब उसको आप इंप्लीमेंट करते जाएंगे मेरे साथ-साथ, मतलब आप किस तरह आप ये सीखें। आप ऐसा करें कि 5 मिनट वीडियोस देखें, 5 मिनट जो मैंने 5 मिनट में काम किया वो आप लोग अपने पास करें, अपने सिस्टम के ऊपर करें। देन फिर आप लोग मेरे लेक्चर में वापस आए, फिर 5 मिनट वीडियो देखें, देन फिर आप 5 मिनट क्या करें, अपने लेक्चर के ऊपर मतलब अपने सिस्टम के ऊपर आप लोग काम करें। तो तब आपकी प्रैक्टिस जो है वो ज्यादा होगी, आपको ये चीज ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है, इस तरह हम कॉलम्स को रीनेम वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वर्किंग विद स्ट्रिंग डेटा। अब हमारे पास जो है ना, क्या होता है कि चीजें जो है वो सही से मतलब जो आपके पास स्ट्रिंग डेटा होता है उसमें क्या होता है, जब कोई लोग नेम एंटर करते हैं ना, क्या करते हैं, जैसे कि हम अक्सर गूगल फॉर्म फिल करते हैं, हम कहीं पे अपना डेटा फिल करते हैं, तो वहां पे लोग क्या करते हैं, कोई अपना नेम जो है वो कैपिटल लेटर्स में दे देता है, कोई अपना नेम जो है वो स्मॉल लेटर्स में लिख लेता है, कोई पहला लेटर बड़ा लिखता है तो आगे वाले सारे छोटे लिख देते हैं। तो इस तरह हम सारे जो है वो अलग अलग तरीके से फॉर्म फिल करते हैं। तो वो जब डेटा जाके स्टोर होता है तो वो भी उसी तरह स्टोर होता है। जब हम एनालिसिस करते हैं, जब हम अपने मॉडल्स को देते हैं, तो वो फिर उसमें कंफ्यूज हो जाता है कि अब यहाँ पे अपर केस है, यहाँ पे लोअर केस, थोड़ा बहुत वो कंफ्यूज हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि जो भी हमारा डेटा सेट है, चाहे वो जिस भी फॉर्मेट में है, वो या तो सारा का सारा लोअर केस में आ जाए, या तो सारा का सारा अपर केस में आ जाए, या वो कैपिटलाइज हो जाए। इस तरह हमने ये पाइथन के फंक्शंस पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो उसको अब यहाँ पे हम इंप्लीमेंट कर लेंगे। तो बहुत ज्यादा सिंपल है। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक डेटा सेट लिया है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटा 4 इज इक्वल टू पीडी डॉट रीड। ठीक है, ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको आराम से हर चीज इसके आपने यहाँ पे देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे दूंगा स्ट्रिंग्स वाले लेक्चर का, यहाँ पे स्ट्रिंग्स क्लीनिंग डॉट सीएसवी का यहाँ पे मेरे पास डेटा सेट है, इसका पाथ कॉपी करूंगा, कॉपी पाथ किया मैंने यहाँ पे, और उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, df4 इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम लिखा, और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सिर्फ डेटा 4 लिख देता हूँ। ठीक है, डेटा 4, और यहाँ पे df4 को मैं यहाँ पे रन कर लेता हूँ। तो अब अगर यहाँ पे आप देखें तो अली जो है वो कैपिटलाइज फॉर्म में लिखा हुआ है, सारा जो है वो अपर केस में लिखा हुआ है, उस्मान तारिक जो है वो लोअर केस में लिखा हुआ है। तो इस तरह जो है मसले मसाइल आपके पास आ सकते हैं। तो अब हमने इसको कैसे जो है वो सेट करना है वो अब हम यहाँ पे देखेंगे। तो या तो आप चाहें कि इन सारे को आप लोअर केस में लिख दें, सारे को आप अपर केस में लिख दें, या आप इनको कैपिटलाइज फॉर्म में लिख दें, तो वो यहाँ पे आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर आपने सबको जो है वो लोअर केस में करना है तो बहुत ज्यादा सिंपल है, हमने अभी इस पे एज वाले के ऊपर भी बात की। तो आप यहाँ पे क्या करें, df4, ठीक है, यहाँ पे आप लिखें नेम, ठीक है, आपने उस कॉलम का नेम, मैं यहाँ पे नेम को सिलेक्ट करता हूँ और कहता हूं कि नेम के अंदर df4, मैं इसको दोबारा से बोलूंगा किसके अंदर, नेम के अंदर, और डॉट str डॉट लोअर। ठीक है, सिर्फ इतना सा आपने लिखना है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा लोअर के आगे ब्रैकेट्स, ये प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि एक फंक्शन है। लोअर के आगे जैसे ही आप ब्रैकेट्स लगाएंगे तो जितनी भी वैल्यूज होंगी नेम के अंदर वो सारी की सारी लोअर केस में आ जाएंगी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं आपको df4 करके दिखाऊं ना, आप df4, तो मैंने यहाँ पे रन किया, तो आप देखें सारे के सारे लोअर केस में आ गए। कम से कम आप एक फॉर्मेट के अंदर है। अब आपका जो सिस्टम है वो इसको इजीली जो है वो ये चीजें समझ सकेगा। अगर आप अपर केस में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लोअर की जगह अपर दे दें। मैं इसको रन करता हूं, यहाँ पे देखें सारे के सारे अपर केस में आ गए। पहले जो था वो मतलब इतना एक्यूरेट, इतना एक्यूरेसी नहीं लग रही थी, लेकिन अब जो है यहाँ पे क्या हो गया, ये कंप्लीटली एक फॉर्मेट में आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रिप की बात करते हैं, तो स्ट्रिप क्या होता है, स्ट्रिप में एक्स्ट्रा स्पेसेस आप रिमूव कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे तो अभी हमारे सारे नेम सही है ना, अब कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं। शुरू फर्ज करेंगे नेम के शुरू में एक स्पेस आ गई, कि बंदा नेम टाइप कर रहा था, उसने नेम टाइप किया, लेकिन वहां पे जब वो टाइप कर रहा था उसका ख्याल नहीं हुआ और उसके नाम के शुरू में एक एक्स्ट्रा स्पेस आ गई। मतलब जैसे अली लिखा हुआ है तो अली के ए से
पहले एक स्पेस आ गई, तो स्पेस को अगर आपने रिमूव करना है तो आप यहाँ पे क्या करें, नेम के अंदर आप बोलेंगे, नेम के अंदर जहां जहां पे चाहे वो आखिर में चाहे वो शुरू में कहीं पे एक्स्ट्रा स्पेसेस है तो उसको आप रिमूव करने के लिए डॉट स्ट्रिप का फंक्शन यूज करेंगे। str डॉट स्ट्रिप करेंगे, एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे तो चलो कोई नहीं है, लेकिन अगर आपके पास आ जाए तो आप उसको जो है वो सेट कर सकते हैं। अच्छा, आपने कोई कॉलम के अंदर कोई एक ऐसी वैल्यू है जो आप ठीक करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें ना सिटी के अंदर, तो सिटी के अंदर इस्लामाबाद को उन्होंने लिखा हुआ है ISL, ठीक है। अब ये किसी को भी अगर फर्ज करें, चलो ठीक है, आपको समझ आ रहा है, मुझे समझ आ रहा है, कोई एक और बंदे उसको समझ में नहीं आता कि ये क्या लिखा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि जहां पे ISL लिखा हुआ है वहां पे इस्लामाबाद कंप्लीटली लिखा हुआ आ जाए। तो और अब एक एक वैल्यू को तो हम चेंज कर नहीं सकते कि मैं पहले ऊपर वाले को ठीक करूं, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, इस तरह का यहाँ पे ये 100-200 वैल्यू तो मैं कहां बार बार जो है वो उसको ठीक करता रहूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है रिप्लेस का, तो हम उसको यूज करेंगे और यहाँ पे हम अपनी चीज को जो है वो ठीक कर लेंगे। ये भी str का फंक्शन है, डॉट रिप्लेस, बहुत ज्यादा सिंपल है, हमने इसको पहले भी यूज किया हुआ है पाइथन के अंदर, इसी वजह से मैं यहाँ पे इसको लिखता नहीं हूँ, जस्ट आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ ये कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे df4 है मेरे पास, मैं यहाँ पे भी df4 लिखता हूँ, ठीक है। अब df4 के अंदर मैं कहता हूँ जो सिटी का कॉलम है उसी कॉलम के अंदर df4 सिटी को str डॉट रिप्लेस, ठीक है, डॉट रिप्लेस लिख के जहां पे ISL है वहां पे क्या कर दो, इस्लामाबाद लिख दो। मैं उसको ऐसे कह देता हूं, तो वो क्या करेगा, जहां पे भी सिटी के अंदर ISL था वहां पे उसको इस्लामाबाद कर देगा, ठीक है। तो मैं यहां पे इसको रन करता हूं, रन किया, और अगर अब मैं df4 रन करता हूं, अब आप देखें पहले जहां पे ISL लिख के आ रहा था, अब यहाँ पे इस्लामाबाद जो है वो यहाँ पे मेरे पास लिख के आ रहा है। तो इस तरह जो है हम मुख्तलिफ किस्म की चीजें अपने डेटा सेट के अंदर ठीक कर सकते हैं। आपका डेटा सेट के अंदर बहुत से मसले हो सकते हैं, तो किस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप उसको ठीक करना है, ये सारी चीजें अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। हमने मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करना देख लिया, हमने डुप्लीकेट्स वैल्यूज को हैंडल करना देख लिया, कॉलम्स को किस तरह यहाँ पे आपने सेट करना है, उसके बाद स्ट्रिंग के साथ आपने किस तरह जो है वो चीजों को सेट करना है, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने एक डेटा सेट लेना है, केगल से कहीं से भी आप डेटा सेट ले लें, आप ChatGPT से डेटा सेट बनवा लें, उसको बोले कि मैंने ये चीजें प्रैक्टिस करनी, जरा मुझे एक डेटा सेट दे दो CSV फाइल का, तो आपको डेटा सेट देगा, आप CSV फाइल बनाओ, उसके अंदर वो डेटा पेस्ट कर दो, फिर उसको जो है आपने फाइल के अंदर इंपोर्ट करो, देन उस पे ये सारी चीजें आप इंप्लीमेंट करो, तब जाके आप लोग को ये सारे कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आएंगे। सिर्फ वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा, सही है। अच्छा, अब हमारे पास 6 नंबर पे जो हम चीज देखने वाले हैं वो है डेटा टाइप चेंजिंग, ठीक है। अब आपने देखा ना, जो हमारे पास शुरू में जो मैंने एज वगैरह को सेट किया था, वहां पे आप देखे थे एज जो थी वो मेरे पास किस में आ रही थी, फ्लोट में आ रही थी, जिसकी वजह से जब मैंने एवरेज निकाला तो वो भी मेरे पास फ्लोट में आ गया, और वो इतनी बड़ी वैल्यू थी, हालांकि एज जो है वो तो इंटीजर नंबर में होती है, कभी भी एज ऐसे नहीं होती, कभी भी आप किसी को ये नहीं कह सकते कि मैं 21.5 साल का हूं, नहीं, आप उसे या तो 21 साल बताते हैं या 22 साल बताते हैं, नॉर्मली इस तरह का हमारे पास डेटा सेट होता है। लेकिन वहां पे क्या हो रहा था कि एज जो है वो मेरे पास फ्लोट में थी, तो जब मैंने उसकी एवरेज निकाली तो वो भी मेरे पास फ्लोट्स में पॉइंट्स में आ गई, तो मेरे पास जो है वहां पे फिर वो मसला मसाइल करने लग गया। मेरा डेटा सेट जो है वो आगे जाके जब उस पर मॉडल ट्रेन होंगे तो वो भी उसी तरह फिर एज पे ट्रेन होंगे। जब आप उसको बताओगे ना मेरी एज इतनी, तो आपसे पूछेगा कि फिर आपकी एज जो है वो पॉइंट्स में भी है कि नहीं है, तो आपका मॉडल जो है वो गलत, आपका एनालिसिस गलत हो सकता है। तो इस तरह जो है पहले तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, जो भी आपके पास है डेटा सेट, उसमें हर एक कॉलम के डेटा टाइप्स आप अच्छे से सेट कर लें, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक डेटा टाइप्स डॉट CSV फाइल बनाई, इसके ऊपर हम ये सारी चीजें सीखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटा 5 लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ PD डॉट रीड CSV, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उस फाइल का पाथ कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे डेटा टाइप डॉट CSV, ठीक है। तो मैं इसका पाथ कॉपी करता हूँ, पाथ कॉपी कर लिया मैंने, अब मैं यहाँ पे उसको पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैं अब यहाँ पे इसका डेटा फ्रेम बना लूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा df5 इज इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम के अंदर मैं लिखता हूँ डेटा 5, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ df5, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे इसको रन करूंगा, तो अब अगर यहाँ पे आप देखें तो मेरे पास जो एज है वो तो यहाँ पे इस तरह है, ठीक है, और जो मेरे पास मार्क्स है वो मेरे पास यहाँ पे किस में आ रहे हैं, फ्लोट्स में आ रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम किसी भी कॉलम की डेटा टाइप जो है वो किस तरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपने अपने सारा जो आपके पास डेटा सेट है, आप देखना चाहते हैं कि आपके पास जितने भी डेटा सेट के अंदर कॉलम्स है, किस कॉलम्स की कौन कौन सी डेटा टाइप है, तो उसके लिए आपने लगाना है डी टाइप्स, एक आपके पास प्रॉपर्टी है, उसको फंक्शन नहीं है, ये प्रॉपर्टी है। तो आपने लिखना है df5 डॉट डी टाइप्स।
तो वो आपके सारे कॉलम्स के आपको जो डेटा टाइप्स है वो बता देगा। वो कह रहा है कि जो नेम है वो str मतलब स्ट्रिंग टाइप का है, बिल्कुल होना भी चाहिए। एज जो है वो आपके पास int 64 है, मार्क्स जो है वो आपके पास फ्लोट 64 है। अब वैसे मार्क्स फ्लोट में ही होते हैं, लेकिन अगर आप इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दें तो वो किस तरह करते हैं वो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। तो इसमें यहाँ पे कोई वो ही नहीं है। अब यहाँ पे अच्छा, एज को वो कह रहे हैं कि एज 64 में, ठीक है। अब एज देखो ना, एज की वैल्यूज बहुत छोटी होती है, तो इंटीजर 64 इसके लिए हमें यूज नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमारे पास नॉर्मल इंट जो है वो भी काम कर जाता है। अब देखिए इंट के भी अलग अलग वो होते हैं, एक होता है इंट, एक होता है मतलब इंट जो होता है ना नॉर्मल, उसमें आपके पास जो रेंज होती है वो कम होती है। मतलब उसमें आप कह सकते हैं कि मेरे पास जो है वो 0 से लेके प्लस तक जो है वो फर्ज करें 256 तक वैल्यू स्टोर होती है, और माइनस तक भी 255 तक या 256 तक वैल्यूज जो है वो स्टोर होती है। एक होता है आपके पास इंट 32, उसके अंदर 4 बाइट्स इस तरह आ जाते हैं। फिर उसके अंदर जो है आपके पास क्या होते हैं, ज्यादा जो है वो आपके पास वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है। बिट्स आपके पास 32 बिट्स तक उसकी वैल्यू स्टोर होती है, तो जो कि आपके सिस्टम के अंदर जाके ज्यादा स्पेस लेते हैं। इंट 64 के अंदर मतलब आप कह लें कि यहाँ पे 8 बाइट मतलब के यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 64 बिट, ठीक है। 64 बिट मतलब के 64 आप 000 इस तरह 64 जीरो लगे ना, इतनी बड़ी रकम आप वहां पे स्टोर कर सकते हैं। तो हमारे एज के लिए इतनी बड़ी जो डेटा टाइप है उसको यूज करने का कोई तुक नहीं बनता। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि इसको नॉर्मल इंट में सेट कर दो। तो उसको आपने क्या करना है, सिर्फ आपने यहाँ पे लिखना है जो भी आपके पास कॉलम है, जैसे कि यहाँ पे अच्छा हम यूज क्या करेंगे, जो भी हमारे पास कॉलम होगा उसके के लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन है एज टाइप, इस फंक्शन का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चाहता हूं कि df5 एज के अंदर, ठीक है, इज इक्वल टू df, ठीक है, df5 एज, एज के अंदर मैं कहता हूं डॉट एज टाइप। एज टाइप क्या करेगा, उस टाइप को चेंज कर देगा। इसको मैं कहता हूं कि इसको इंट में कन्वर्ट कर दो। तो जैसे मैं यहाँ पे करता हूं, ये मेरे पास हो गया। और अब अगर मैं यहाँ पे df5 डॉट डी टाइप्स चेक करता हूं ना, तो अब यहाँ पे देखें मैंने टाइप्स चेक किया। अच्छा ये int 65 ये बेस 10 वाला है, तो फिर भी मेरे पास जो है वो int 64 आ रहा है। यहाँ पे भी मेरे पास int 64 आ रहा है। तो बाय डिफॉल्ट जो है यहाँ पे आई थिंक इंट, यहाँ पे int 65 को ही जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो चले फिलहाल जो है मैं अगर यहाँ पे फ्लोट कर दूं, फ्लोट करके ना यहाँ पे एक बार चेक करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे फ्लोट का यूज करता हूँ तो क्या ये मेरे पास फ्लोट में होता है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे मेरे पास फ्लोट में हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ df5 को रन कर लूं, तो यहाँ पे आई थिंक ये बेसिकली अच्छा, यहाँ पे आप देखें अब ये फ्लोट में आ चुका है एज, ठीक है। तो बेसिकली जो है यहाँ पे इंट भी इंट 64 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलें ठीक है। अब हम यहाँ पे मार्क्स वाले को अगर आपने चेंज करना है, मार्क्स अगर आपके पास इंटीजर में है तो मार्क्स आप याद रखेंगे हमेशा फ्लोट में, तो देन आप किसी भी कॉलम के डेटा टाइप जो है वो इस तरह से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एज टाइप को यूज करके यहाँ पे उसके अंदर अगर जैसे नेम है या एज है, एज अगर आपके पास फ्लोट में हो तो उसको आप इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास मार्क्स अगर इंटीजर में है तो उसको आप फ्लोट में कन्वर्ट करें, क्योंकि मार्क्स जो है वो पॉइंट्स में हो सकते हैं। इस तरह और कोई वैल्यूज है, जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस आपके पास अगर इंटीजर में है तो डिस्टेंस नहीं कि इंटीजर में डिस्टेंस पॉइंट्स में भी आता है, ठीक है। तो आप उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर ले। तो जब भी आपके पास इस तरह के डेटा टाइप्स हो आप उनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जस्ट ये यहाँ पे एग्जांपल थी जो कि मैंने आप लोगों को परफॉर्म कर दी। जो आपका ओरिजिनल डेटा सेट होगा जब आप उस पे डी टाइप्स इंप्लीमेंट करेंगे और वहां पे देखेंगे कि आपके पास कौन से कॉलम किस डेटा टाइप में है, तो देन आप देखेंगे अगर एज वहां पे कोई एज का कॉलम है, वहां पे कोई मार्क्स का, वहां पे कोई एरिया का कोई इस तरह कॉलम है, तो वहां पे फिर आप उसके हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एरिया जो है मेरे पास पॉइंट्स में होता है नहीं होता, देन आप उसके हिसाब से ये सारी चीजें जो है वो सेट करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं अगर आपके पास डेट एंड टाइम है, तो डेट एंड टाइम को आप जो है उसके साथ आप किस तरह जो है काम कर सकते हैं। डेट उसमें से आप किस तरह, पहले तो आपके पास जो डेट एंड टाइम का कॉलम है अगर वो स्ट्रिंग में है तो उसको आप डेट और टाइम की जो डेटा टाइप है मतलब जो फॉर्मेट है उसमें आप लेके, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे उस कॉलम को जो है यहाँ पे क्या करते हैं, सॉरी उस डेटा सेट को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटा 6 इज इक्वल टू pd डॉट रीड csv। यहां पे मैं इसका पाथ दे दूंगा डेट्स एंड टाइप वाले का, मेरे पास डेट टाइप डेट्स वाला, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसका कॉपी पाथ किया। पाथ कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसका df6 इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, और यहाँ पे आपने क्या लगाना है डेटा 6, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये लगा दिया। अब अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे
एक बार मैं इसको देख लेता हूँ कि ये मेरे पास कैसे है। तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास कुछ इवेंट्स हैं और उनकी कुछ यहाँ पे मेरे पास डेट्स है। पहले तो मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास df6.dtypes मेरे पास क्या है। यहाँ पे आप देखें जो मेरे पास डेट्स जो है ना वो भी मेरे पास स्ट्रिंग में है। पहले तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास डेट है जो मेरे पास स्ट्रिंग में आई है, मैं चाहता हूँ कि ये डेट एंड टाइम फॉर्मेट में आ जाए, ये मेरे पास स्ट्रिंग में ना रहे। तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर सिंपली यहाँ पे मैं बोलूंगा कि pd टू डेट टाइम, जो मेरे पास डेट वाला कॉलम है ये इसको आप डेट एंड टाइम फॉर्मेट में जो है वो क्या कर दें, उसको सेट कर दें। तो आपने सिंपली यहाँ पे क्या लिखना है, इस चीज को आप लिख लें। बहुत सिंपल सी यहाँ पे आपके पास चीजें हैं, तो बस आपने सिर्फ इनको प्रैक्टिस करना है। मैंने यहाँ पे लिखा df6 डेट एंड टाइम और यहाँ पे df6 डेट है। मैंने बोला कि df6 के अंदर जो डेट वाला कॉलम है pd मतलब पांडास को मैं बोल रहा हूँ कि इसको डेट एंड टाइम फॉर्मेट में आप क्या करो, चेंज करो। कौन सी चीज को, यहाँ पे डेटा फ्रेम 6 के जो डेट वाला कॉलम है उसको, और फिर उसको दोबारा से डेट को दे दो, उसको चेंज करके दोबारा से किस में दे दो, df6 के डेट कॉलम को दे दो। तो सिंपली जब मैं इसको रन करता हूं ना तो यहाँ पे मेरे पास चेंज हो गया। और अब अगर मैं यहाँ पे df6 यहाँ पे देखूं ना, पहले मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे देखें ना ये डेट एंड टाइम में पूरा कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देखें तो टाइम यहाँ पे आप था नहीं, तो टाइम यहाँ पे इसी वजह से 00 आ रहा है, अदरवाइज आप ये डेट एंड टाइम फॉर्मेट में आ चुके हैं। अगर आप यहाँ पे डेटा टाइप चेक करेंगे ना df6 की .d टाइप, ठीक है, तो वो अगर यहाँ पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देखें डेट टाइम 6 फॉर यूएस, मतलब जो यूनाइटेड स्टेट का जो मतलब यूनिवर्सल जो हमारे पास फॉर्मेट है, जो कि क्योंकि अमेरिका के ही फॉर्मेट्स हर जगह यूज होते हैं, ठीक है, तो वहां पे उसी का जो यूनिवर्सल जो फॉर्मेट है वो अब हमारे पास यहाँ पे हमारे डेटा सेट के अंदर यूज हो रहा है। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं तो आपको इस डेट एंड टाइम फॉर्मेट्स को जो है वो आपको यूज करना पड़ेगा। सही है। अब इसके अंदर आप मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो है वो आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, अगर आप जो है ना जो आपके पास डेटा सेट है, आप चाहते हैं कि आप जो डेट वाला कॉलम है उससे सिर्फ ईयर्स को अलग कर लें। ये जो आपके पास ईयर्स आ रही है ना, अगर आप देखें यहाँ पे, तो मैं अगर यहाँ पे इसको हटा लेता हूं और सिर्फ आपको बता दूं, सिर्फ एंटर कर दो, ये जो आपके पास ईयर्स आ रही है 2026, अब यहाँ पे चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो चलो सबके अंदर जो है वो 2026 जो है वो ईयर आ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस 2026 का मतलब ईयर के एक अलग कॉलम बन जाए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, बहुत ज्यादा सिंपल है। आप यहाँ पे लिखें, ठीक है, ईयर्स या सिर्फ ईयर लिख लें, और यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लिखना है इज इक्वल टू df6 के अंदर जो डेट है, ठीक है, यहाँ पे आई थिंक इसका जो फंक्शन है वो क्या है, dt.years, ठीक है, dt डेट टाइम डॉट years, ऐसे। तो सिंपली आप इसको रन करें। अब अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं df6 का, तो यहाँ पे आप देखें क्या हो गया, मेरे पास अब एक ईयर का कॉलम आ गया है, जो कि इसी डेट से उसने सारी जो ईयर्स हैं वो उसने यहाँ पे अलग कर ली। इसी तरह आप मंथ अलग कर सकते हैं, इसी तरह आप डेट अलग कर सकते हैं, आप दिन भी अलग कर सकते हैं। दिन में मतलब क्या है, आपके पास कौन सा दिन है, यहाँ पे 115, इस तरह अगर आप यहाँ पे इसको चेक करें ना, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे इधर ही पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इसको 6, यहाँ पे भी 6, और इसको रन करता हूँ। तो अब यहाँ पे देखें तो मेरे पास एक और कॉलम आ चुका है, जिसके अंदर मेरे पास मतलब वो डेट्स आ चुके हैं। इसी तरह मंथ, डेट्स, ईयर्स को भी आप यहाँ पे डेट से निकाल के अलग कॉलम उसका जो है वो सेट कर सकते हैं। फिर आप उस कॉलम पे अगर आपने कोई एनालिसिस करना है तो आप वो कर लें, ठीक है। मोस्टली आप डेट्स के ऊपर भी एनालिसिस करते हैं, सॉरी ये ईयर्स के ऊपर भी। आपके पास एक पूरा डेट है ना, आप उसको नहीं छेड़ना चाहते, आप चाहते हैं कि जो मेरे पास सिर्फ मतलब कि 2026 की जो मेरे पास सेल्स है वो आ जाए, 2025 की सेल्स आ जाए, डेट के हिसाब से नहीं, पूरे पूरे ईयर्स के हिसाब से आपको सेल्स चाहिए। तो आप उसका एक अलग कॉलम बनाए, कॉलम बनाने के बाद फिर उसका डेटा चेक करें कि सिर्फ 2026 के अंदर कितने रिकॉर्ड हैं। फिर इस अगर आपको डेज के हिसाब से चेक करना है तो आप डेज को अलग कर ले, ठीक है। तो मुख्तलिफ चीजों को आप यहाँ पे सेटअप करके उनमें चीजें जो है वो चेक कर सकते हैं। अब अगर आपने कोई कस्टम फंक्शन इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, फर्ज करें आपके पास एक मार्क्स, अब देखें कस्टम फंक्शन जो अभी हम यूज कर रहे थे ना, वो तो सारे बने बनाए फंक्शन थे। जो हमने पाइथन के अंदर फंक्शन बनाना सीखा था, तो जो हम मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन बनाते थे, ऐड करना, ग्रेड चेक करना, वो सारी चीजें चेक करना, तो वो अगर यहाँ पे आपके पास कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जो कि आपके स्टूडेंट के ग्रेड्स को जो है वो चेक करके वो आपको एक नए कॉलम में उसको ग्रेड जो है वो दे दे, तो फिर आपने क्या करना है, आप एक अपना फंक्शन बनाए और उस अपने फंक्शन को आप इंप्लीमेंट करें, ठीक है। किस तरह इंप्लीमेंट करें, फर्ज करें कि यहाँ पे मेरे पास इसके लिए मैं एक नया जो है मैं यहाँ पे वो लूंगा, डेटा लूंगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पे डेटा 7 इज इक्वल टू pd डॉट रीड
CSV, ठीक है, CSV लिया और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं यहाँ पे ग्रेड वाला जो मेरे पास यहाँ पे है CSV, उसका मैं यहाँ पे पाथ कॉपी करूँगा। पाथ कॉपी करने के बाद वो मैं यहाँ पे दे दूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे df7 इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम और इसको मैं यहाँ पे डेटा 7, ठीक है, और यहाँ पे df7। अब यहाँ पे आप देखें मेरे पास यहाँ पे कुछ मार्क्स हैं और इसके हिसाब से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक ग्रेड का कॉलम बन के आ जाए जिसमें मुझे पता चले कि जिन स्टूडेंट के ये मार्क्स हैं उनका ग्रेड कितने हैं। तो बहुत ज्यादा सिंपल है, ग्रेड का फंक्शन बनाना हमने पहले सीखा हुआ है। तो आप ऐसा करें कि यहाँ पे नीचे फंक्शन बनाए, ठीक है, डेफ ग्रेड, ठीक है, ग्रेड वाला फंक्शन बनाए। इसके अंदर यहाँ पे आप क्या करें, आप यहाँ पे इनपुट दें, इनपुट यहाँ पे आप क्या देंगे, मार्क्स, ठीक है। आपने मार्क्स वाले कॉलम से लेना है तो मार्क्स आप इनपुट दें और यहाँ पे ये लगाएं। अब यहाँ पे आप इसके अंदर वो कोड लिखें, कोड में यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये कोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। ये कि मार्क्स अगर 90 से ज्यादा हो तो वो ए ग्रेड हो, मार्क्स अगर 90 से 80 से ज्यादा हो तो वो उसका बी ग्रेड हो, मार्क्स अगर जो है यहाँ पे क्या हो बाकी जो है उन सबको सी ग्रेड दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इनको यूज कैसे करना है, अब आप लिखें df7, ठीक है, यहाँ पे एक नया कॉलम बनाए, कौन सा, ग्रेड का, ग्रेड, ठीक है, और आप इक्वल करें df7, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे मार्क्स, किस कॉलम पे, मार्क्स के कॉलम पे, डॉट अप्लाई करो, क्या अप्लाई करो, इसके अंदर अप्लाई कर दो ग्रेड वाला फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो ना तो आपने इस तरह जो है आपने लिखना है, डॉट अप्लाई करना है और उसके ऊपर आपने क्या लिखना है, अंदर ग्रेड वाला फंक्शन। मतलब जो मेरे पास ग्रेड का फंक्शन है वो आप इस मार्क्स के ऊपर अप्लाई करो और जो वैल्यू वो वहां से रिटर्न करता जाए वो आप ग्रेड के कॉलम के अंदर जो है वो सेट करते जाओ। तो इससे बहुत ज्यादा सिंपल है। होगा क्या, अगर मैं आपको df7 लिख के दिखाऊं और आपको रन करके दिखाऊं तो अब आप देखो मेरे पास एक ग्रेड का कॉलम आया है जिसके मार्क्स 95 है, उसका ग्रेड ए है, जिसके 82 है, मतलब लेकिन 90 से कम और 82 से बड़े तो उसका यहाँ पे बी है, और जो 76 है मतलब जिससे 80 से कम है उनका सी है। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के हर स्टूडेंट का ग्रेड यहाँ पे अब आ रहा है। अब ये हो क्या रहा है, यहाँ पे मार्क्स के कॉलम की एक एक वैल्यू जा रही है ग्रेड के पास, मार्क्स के कॉलम की जो पहली वैल्यू है वो ग्रेड के पास जा रही है, वो यहाँ पे चेक हो रही है, उसकी जो भी वैल्यू यहाँ पे रिटर्न आ रही है वो यहाँ पे इसके लाइन बाय लाइन उसी रिकॉर्ड के सामने जो है वो यहाँ पे सेट हो रही है। तो इस तरह जो है आप अपने कस्टम फंक्शन बना के उसके ऊपर जो है उस डेटा सेट के ऊपर आप इंप्लीमेंट करके और वहां पे नए कॉलम्स भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह मुख्तलिफ किस्म के कंसेप्ट जो है यहाँ पे हैं और आपने इस तरह अपने डेटा सेट को फुली एक्यूरेट बनाना होता है, तो तब जाके आप उसके ऊपर अच्छा एनालिसिस या बाकी चीजें जो है वो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नए कॉलम्स क्रिएट करना। तो नए कॉलम्स क्रिएट करना बहुत ज्यादा आसान है, अभी मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया भी सही, तो फिर भी यहाँ पे एक और डेटा सेट है मेरे पास, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो नए कॉलम क्रिएट करना बहुत ज्यादा आसान है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटा 8 इज इक्वल टू pd डॉट रीड, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। तो डेटा CSV, इसके अंदर मैं यहाँ पे पाथ दे दूंगा। मेरे पास यहाँ पे जो है वो एक है क्या कहते हैं, न्यू कॉलम्स का डेटा सेट ये पड़ा है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ, कॉपी पाथ, और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे भी /n है तो मैं यहाँ पे डबल स्लैश दे दूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा df8 इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम और यहाँ पे मैं लिखूंगा डेटा 8। आपने भी इसको साथ साथ में काम करना है, जैसे जैसे मैं करूँ आपने भी एग्जैक्ट इसी तरह जो है वो काम करना है। तो मैं यहाँ पे df8 को यहाँ पे रन कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको चेक कर लेता हूँ, मेरे पास आ गया। अब मेरे पास स्टूडेंट है, उसका मार्क्स 1 है और मार्क्स 2 है। मैं चाहता हूँ कि एक टोटल मार्क्स वाला कॉलम बने और उसमें मार्क्स 1 और मार्क्स 2 जो है वो ऐड होके आ जाए। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है। मैं यहाँ पे बनाऊंगा df8, इसके साथ मैं लिखूंगा यहाँ पे टोटल मार्क्स, ठीक है, टोटल मार्क्स लिख दिया। और यहाँ पे मैं कहता हूँ क्या, df8, ठीक है, इसके अंदर मार्क्स आ जाए, ठीक है, मार्क्स 1 प्लस df8 ब्रैकेट मार्क्स 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये लिख लिया और अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, df8 मेरे पास यहाँ पे शो भी हो जाए, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको बंद करता हूँ और यहाँ पे, तो अब आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास जो
टोटल मार्क्स है उसमें यहाँ पे इन दोनों के स्टूडेंट के मार्क्स 1 और मार्क्स 2 जो है वो ऐड आके मेरे पास टोटल मार्क्स में जो है वो आ रहे हैं। तो इस तरह जो है आप नए कॉलम्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देखी कि आप किस तरह डेटा सेट के अंदर मिसिंग वैल्यूज़ हैंडल करते हैं, किस तरह आप डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ को हैंडल करते हैं, किस तरह जो है आप वैल्यूज़ को रिप्लेस करते हैं, स्ट्रिंग के साथ आप किस तरह काम करते हैं, डेटा टाइप्स को आप किस तरह हैंडल करते हैं, न्यू कॉलम्स आप किस तरह क्रिएट करते हैं। हमने बहुत सी चीज़ें जो है आज हमने यहाँ पे देखी डेटा क्लीनिंग में और जो एडवांस ऑपरेशंस वाले जो ये हमारा ट्यूटोरियल है इसके अंदर, ठीक है? तो आपने मस्ट इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर था आपका पांडास का क्योंकि यही ईडीए की सारी बेस है। आपने आगे चल के डेटा विजुअलाइजेशन करनी है, जो भी करनी है, पहले आपका डेटा एक्यूरेट होना चाहिए। और एक्यूरेट कैसे होगा? जब आपकी मिसिंग वैल्यूज हैंडल होंगी, डेटा आपका फुली क्लीन होगा और उसके ऊपर आप एडवांस ऑपरेशंस परफॉर्म करके डेटा को फुल एक्यूरेसी की तरफ जो है वो आप लेके आएंगे, ठीक है? तो आपने ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करनी है, डेटा जिसको प्रैक्टिस भी करना है। डेटा सेट्स जो है मैं वहां पे गेटअप पे अपलोड कर दूंगा, आपने वहां से डाउनलोड कर लेने हैं। डाउनलोड करने के बाद आपने उसके ऊपर सारी प्रैक्टिस करनी है। ये जो फाइल है जिसके अंदर हमने अभी सारा कोड किया, ये भी आप लोगों को मिल जाएगी। आपने सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस आपने मस्ट करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है? तो आज के इस ट्यूटोरियल में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।